हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद भानु। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद भानु में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, डेली शाम को 7 बजे हमारा कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट होता है बीएसएफ हेड कांस्टेबल के लिए। बीएसएफ हेड कांस्टेबल या एएसआई के लिए आप इसको ले सकते हैं। तो दोस्तों, डेली प्रैक्टिस सेट को लेना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको इसमें करा रहा हूँ डेली। देखिए दोस्तों, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट 7 से 8 प्रैक्टिस सेट हम आपके कवर भी करा चुके हैं। तो आपका अगला प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। अगर हम बात करें पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको डेली के डेली हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दी जाती है और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो देखिए दोस्तों, आपको डेली प्रैक्टिस सेट अटेंड करना है, उसके बाद पीडीएफ से सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करना है, जिससे आपको पता चल सके कि आपने क्लास के थ्रू कितने क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। तो देखिए, मैं आपको इस तरह से प्रैक्टिस सेट कराता हूँ, इस तरह से क्वेश्चंस को समझाता हूँ, जिससे कि आपके सारे क्वेश्चंस क्लास में ही याद हो जाएं। अगर आपको ये देखना है कि हमको कितना याद हुआ है, तो उसके लिए आपको पीडीएफ से जाकर के रिवाइज करना होगा, और पीडीएफ से रिवाइज करने के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना दोस्तों। आज का हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र यानी कि फॉर्मूला एक्सेल गणना करने में सक्षम नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला विल एक्सेल नॉट बी एबल टू कैलकुलेट। तो बताना है कि कौन सा फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूले के बारे में हम पिछली वीडियोज़ में भी बहुत सारी चर्चा कर चुके हैं, तो आज मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा। आज आपको अपने आंसर करने हैं, उसके बाद आप लोगों को आंसर मैं बताऊंगा। तो चलिए फटाफट से अपना आंसर कीजिए। इक्वल सम सेल्स और A3, सम A1 A5 इंटू 5, सम A1 रेशियो A5 10 इंटू 10 इज इक्वल टू A1 A5 इंटू 10। तो फटाफट से अपना आंसर कीजिए, यहाँ पर आपका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, ध्यान रखने वाली बात सबसे ज़रूरी ये है कि हमसे पूछा गया है नहीं है, यानी कि जो एबल नहीं है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब हम कोई कैलकुलेशन करते हैं तो उसके लिए हमको क्या करना होता है। तो देखिए, अगर हमको जोड़ना है, कोई भी हमको संख्याएं जोड़नी है, तो उसके लिए हम ऐड का यूज़ नहीं करते, उसके लिए हम यूज़ करते हैं सम का। यानी कि ये जैसे कि ये होता है ऐड, तो सम का यूज़ करते हैं, ना कि ऐड का। तो सबसे पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, सबसे पहले इज इक्वल टू और जोड़ने के लिए सम का यूज़ किया जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट में आपको जिस रो और जिस कॉलम को जोड़ना है उसका यहाँ पर आपको इंटरफेस दिया जाएगा, जैसे कि A1 A5, तो वो आपको बताना है कौन सा यूज़ करना है। तो इस तरह से, तो यहाँ पर हम सेल्स ना लिख करके हम रो और कॉलम को बताएंगे। और देखिए, सेकंड, थर्ड और फोर्थ तीनों के तीनों ऑप्शन में आपका रो और कॉलम दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर बिक्री या सेल्स के बारे में बताया गया है, तो ए वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। इस तरह से हम यूज़ नहीं करेंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, अब ये देखिए, बताना है कि विच एमंग द फॉलोइंग इज ए वैलिड सेल एड्रेस इन MS एक्सेल। निम्नलिखित में से कौन MS एक्सेल में एक वैध सेल पता है। सेल किसको कहते हैं, अब देखिए, ये भी मैंने आपको बताया था सेल किसको बोला जाता है। तो सेल होता है एक कॉलम और एक रो को मिला करके जो बनता है, उसको सेल बोलते हैं। तो इनमें से कौन सा वैध है यानी वैलिड है, कौन सा सही है। A रेशियो 20, B,15, D6 या 10H90। तो मैंने आपको बताया था B1, A2, C1 या C3, इस तरह से D6, C वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बाकी के 3 आपके ऑप्शन इनकरेक्ट होंगे। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, एक्सेल में
कौन सा क्षेत्र मूल्यों और सूत्रों को दर्ज करने की अनुमति देता है? विच एरिया इन एन एक्सेल अलाउज एंटरिंग वैल्यूज एंड फॉर्मूलाज? टाइटल बार, मेन्यू बार, फॉर्मूला बार या स्टैंडर्ड टूल बार? तो फटाफट से अपना आंसर टिक कीजिए कि यहाँ पर हमारा कौन सा आंसर सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर हमसे यही पूछा गया है कि एंटरिंग वैल्यू एंड फॉर्मूला, और फॉर्मूला के लिए क्या करते हैं हम? फॉर्मूला बार। हम अब चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इन एक्सेल इज यूज्ड फॉर एक्सपोनेंशियल ऑपरेशन? हिंदी में बताता हूँ आपको। एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला एक्सपोनेंशियल ऑपरेशन के लिए प्रयोग किया जाता है? अब एक्सपोनेंशियल ऑपरेशन क्या होता है, जब आपको यही पता ही नहीं होगा तो फिर आप इसका आंसर टिक कैसे कर पाओगे? तो मैंने देखिए पिछली वीडियो में, इससे पहली जो वीडियो थी उसमें आपको इस जो ये आपको साइन दे रखा है इसके बारे में बताया था कि ये क्या होता है। तो देखिए जब आपको इस तरह से दिया जाता है 5 एक्सपोनेंशियल ऑपरेशन, ये जो भी इसका नाम है कैरेक्टर का, तो ये होता है इसकी पावर के रूप में। जैसे मैथ में लिखते हैं 5 की पावर 2, तो इसका मतलब होता है कि 5 की जो पावर है वो 2 है। और आपको एक क्वेश्चन बना के देगा, जिस तरह से आपके सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, या आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें भी आपने देखा होगा 5 2 मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई का इस तरह से स्टार बन के आएगा, कोई ब्रैकेट दे देगा 8/2। तो इस तरह से आपको सोल्व करना होगा। 4 ऑप्शन होंगे, जिस तरह से मैथ में क्वेश्चन आता है। बताना होता है कि कौन सा हमारा मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जब तक आप इसको सोल्व नहीं करोगे, और सोल्व कब करोगे? जब आपको पता होगा, आपको यही नहीं पता कि ये क्या होता है, तो फिर आप इसको कैसे सोल्व कर पाओगे? तो देखिए दोस्तों, मैं सारी की सारी चीज़ों को आपको समझा के चलता हूँ और हर एक क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताता हूँ, इसीलिए हमारी वीडियोज़ औरों से अलग होती हैं। देखिए प्रैक्टिस सेट है, अभी आपका एग्ज़ाम डेफिनेट नहीं है कि 27 को हो ही जाए, और 27 तक इतने सारे क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँगा कि बहुत सारे क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में यहीं से आ जाएंगे। तो देखिए बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी आपने यूट्यूब पर कंप्यूटर वगैरह की, तो हमारी वीडियो जो औरों से डिफरेंट होती है वो इसीलिए होती है कि जिस क्वेश्चन को भी हम कराते हैं उसका आपको समझा के कराते हैं, जिससे कि याद आपको सबसे पहले तो क्लास में ही याद हो जाए, दूसरा उसके रिगार्डिंग जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाए। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या था और बताया मैंने आपको क्या है, तो सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन भी देखने को मिल जाता है, जैसे अभी बताया था मैंने, कोई आपको दे दिया नंबर और उसको सॉल्यूशन कराने लग गया, तो आप वो भी कर दोगे। क्वेश्चन कुछ अलग था, समझाया कुछ और भी है, यानी कि एक्स्ट्रा। पीडीएफ के लिए आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, टेलीग्राम ग्रुप, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, जाइए ज्वाइन कीजिए और रिवाइज कीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो हमारा क्वेश्चन नंबर है, अगला क्वेश्चन है, यदि आप एक सेल में एक प्रविष्टि टाइप करना शुरू करते हैं, प्रविष्टि यानी कि कोई एंट्री, इफ़ यू बिगिन टाइपिंग एन एंट्री इनटू ए सेल एंड देन रियलाइज दैट यू डोंट वांट योर वर्क प्लेस इनटू ए सेल, तब क्या करेंगे? यानी कि अगर टाइप करना शुरू कर दिया हमने कोई, और फिर महसूस करते हैं कि आप अपनी जो आपने टाइप किया है उसको सेल में रखना नहीं चाहते, तो फिर क्या करोगे? तो उसके लिए आप इरेज की को प्रेस करोगे, प्रेस ESC, कीबोर्ड में एक बटन होता है ESC का, आप सभी को मालूम होगा। तो या फिर आप एंटर बटन को प्रेस करोगे, या फिर एडिट फॉर्मूला बटन को प्रेस करोगे। तो आप क्या करोगे उसको मिटाने के लिए? तो उसके लिए हम करते हैं प्रेस ESC। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, किसी कार्यपत्रक पर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं, यानी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ऑन ए वर्कशीट, तो उसको क्या बोलते हैं? सेल्स बोलते हैं, सीट बोलते हैं, ब्लॉक लाइंस बोलते हैं, या फिर ग्रिड लाइंस बोलते हैं। हिंदी में देखिए यहाँ पर सेल का कोशिका कर दिया, सीट का चादरें, तो इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, इंग्लिश की तरफ आ जाइए। आपके एग्जाम में भी अगर इस तरह से कुछ मिस्टेक होती है, हिंदी में अलग इंग्लिश में अलग, तो प्रीफरेंस आपको इंग्लिश को ही देना है, जो कि सरासर गलत है, लेकिन क्या करें,
अब जैसा चल रहा है आयोग जो मानता है उसको ही ठीक करना पड़ेगा, बल्कि हम हिंदुस्तान के हैं तो हिंदी को हमको प्रेफरेंस देना चाहिए, लेकिन दोस्तों दिया जाता है इंग्लिश को। तो जब दिया जा रहा है तो चलिए, हमको तो जॉब लेनी है तो कर लेते हैं मैनेज। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ग्रिड लाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। बताना है वर्कशीट सेल में करंट टाइम एंटर करने के लिए आप किस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे? टुडे, नाउ, टाइम या फिर करंट टाइम। अब देखिए करंट टाइम को देख करके करंट टाइम ही टिक नहीं कर देना है। यहाँ पर अगर वर्कशीट में आपको जो वर्तमान का जो समय है, जिस टाइम भी आप, जैसे आपने 7 PM पर वीडियो स्टार्ट की होगी, 7 क्वेश्चन हो चुके हैं, यानी कि 6-7 मिनट हो चुकी होंगी, जो भी समय टाइम है, और वो ही वाला आपको टाइम एंटर करना है, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला यूज़ करना होगा नाउ। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक्सेल में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज है। जो फ़ॉन्ट साइज होता है, डिफ़ॉल्ट का मतलब है, मैं डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज के भी बारे में भी आपको बता देता हूँ। आपने एक्सेल में कोई वर्कशीट ओपन की तो देखिए डिफ़ॉल्ट होता है जो पहले से ही आपका निश्चित यानी कि तय है। आपने खोला, जो आपका फ़ॉन्ट पहले से है, जो आपका फ़ॉन्ट साइज यानी फ़ॉन्ट साइज है ये, और जो आपका फ़ॉन्ट स्टाइल, जो आपका पेज, ये पहले से ही ओपन हो गए। आपने खोला तो उस टाइम पे आपका होगा 11p। तो जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज है वो होता है हमारा 11p। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, टेक्स्ट दस्तावेज बनाने, संपादित करने यानी कि एडिटिंग करने, क्रिएट करने, स्टोरिंग यानी कि स्टोर करने के लिए, पुनर्प्राप्त करने, प्रिंट करने के लिए समग्र शब्द क्या है? What is the overall term for creating, editing, formatting, storing, retrieving and printing a text document? तो क्या है? डाटाबेस मैनेजमेंट, वेब डिज़ाइन, स्प्रेडशीट डिज़ाइन या फिर वर्ड प्रोसेसिंग। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वर्ड प्रोसेसिंग। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है 10। निम्न में से कौन सा पेज मार्जिन का एक प्रकार नहीं है? टॉप, सेंटर, लेफ्ट या फिर राइट। तो देखिए मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था सारी चीज़ें, देखिए उसमें हमारा क्वेश्चन कुछ और था लेकिन था इसी से रिलेटेड। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो ये क्वेश्चन मैंने वहीं पर आपको समझा दिया था कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती हैं एक पेज में। आपको बताया था टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट, और ये बताया था, है ना। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इस वाले जो ये है पेज, तो इसको क्या बोलते हैं। और देखिए मैंने आपको राइट बताया था, टॉप बताया, बॉटम बताया, लेफ्ट बताया, लेकिन सेंटर नहीं बताया था। तो कौन सा एक प्रकार नहीं होगा? सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन में आपको बताना है, उपयोगकर्ता दस्तावेज में शब्दों को खोजने और सही करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करता है? यूज़र कैन यूज व्हाट कमांड्स टू सर्च फॉर एंड करेक्ट वर्ड्स इन अ डॉक्यूमेंट? कॉपी एंड पेस्ट करोगे तो देखिए खोजने और सही करने की बात चल रही है, तो कॉपी पेस्ट से कोई मतलब नहीं। फाइंड एंड रिप्लेस, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। खोजना तो सबसे पहले आप उसको फाइंड करोगे, फिर उसको करेक्ट करना है तो उसको रिप्लेस कर दोगे। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 12। बताना है, हाइपरलिंक का अनुसरण करने के लिए किसका उपयोग करें? कंट्रोल प्लस स्पेस, कंट्रोल प्लस ESC, कंट्रोल प्लस क्लिक या कंट्रोल प्लस के एंटर। बात किसकी की जा रही है दोस्तों? हाइपरलिंक की। तो हाइपरलिंक के लिए हमको यूज़ करना है कंट्रोल प्लस के क्लिक। कंट्रोल प्लस के H से हम क्या करते हैं दोस्तों? रिप्लेस। जो पिछले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था फाइंड एंड रिप्लेस के लिए,
तो उसके लिए हम करते हैं यूज रिप्लेस के लिए Ctrl+K H। और अगर हम बात करें हाइपरलिंक के लिए ही तो एक और हमारी शॉर्टकट की होती है Ctrl+K K। तो एक हो गया Ctrl+क्लिक और एक हो गया Ctrl+K K। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है दोस्तों, अक्षरों के मामले को द्वारा बदलें। तो किसके द्वारा बदले जा सकता है, चेंज द केस ऑफ लेटर्स बाई, यानी कि जो लेटर है उसका केस चेंज करना है तो किसके द्वारा कर सकते हैं हम, Alt+F3, Ctrl+F3, Shift+F3 या Tab+K F3। 13 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों Shift+K F3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आता है हमारा 14th क्वेश्चन। बताना है MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन से वैध न्यूनतम और अधिकतम जूम आकार हैं। तो MS वर्ड की बात की जा रही है, तो कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के 100 तक, 0 से 1000, 10 से 500 या 10 से 100। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड मिनिमम एंड मैक्सिमम जूम साइजेज इन MS वर्ड। MS वर्ड में कहाँ से कहाँ तक जूम कर सकते हो, तो 10 से लेकर 500 तक जो आपका जूमिंग साइज होता है, कम से कम 10 और मैक्सिमम 500। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अगला क्वेश्चन है 15। बताना है कुंजी F12 खुलती है, द की F12 ओपन, क्लोज डायलॉग बॉक्स, सेव डायलॉग बॉक्स, ओपन डायलॉग बॉक्स या सेव एज डायलॉग बॉक्स। तो F12 से क्या ओपन होगा, तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेव एज डायलॉग बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। बताना है फटाफट से कि 16 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। क्लिप बोर्ड में निम्न में से कौन सा विकल्प नहीं है। तो जो क्लिप बोर्ड होता है उसमें होता है कट, कॉपी, पेस्ट या पेज सेटअप। तो देखिए यहाँ पर ये थोड़ा गलत है, ये चोट नहीं है, ये होगा आपका कट। तो इस तरह से हिंदी में गड़बड़ हो जाती है, लेकिन आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है। तो यहाँ पर क्या नहीं हो सकता, तो बताइए। तो यहाँ पर आपका 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेज सेटअप। जो आपका क्लिप बोर्ड होता है, जैसे आप कोई टेक्स्ट कॉपी करते हो, मोबाइल में भी अगर आप कॉपी करते हो तो एक क्लिप बोर्ड आता है, तो वहाँ पर कट की हुई, कॉपी और पेस्ट ये तीनों चीज़ें होती हैं, लेकिन पेज सेटअप जैसा कोई भी ऑप्शन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ईमेल के लिए आपको क्या चाहिए, लागू होने वाले सभी का चयन करें। तो ईमेल के लिए एक आपको सेल फोन चाहिए, अ डिवाइस विद इंटरनेट एक्सेस, एन ईमेल अकाउंट, अ फ़ोन नंबर एंड क्रेडिट कार्ड। तो बताइए। तो देखिए ए सेल फ़ोन, तो सेल फ़ोन की हमको आवश्यकता नहीं है। अब आप बोलोगे कि ईमेल अगर कोई हमको भेजना है या ईमेल एड्रेस बनाना है तो ईमेल यूज़ करने के लिए सेल फ़ोन तो बहुत ज़रूरी है। तो देखिए सेल फ़ोन ज़रूरी नहीं है, उसके लिए आपके पास कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होनी चाहिए जिसमें इंटरनेट हो। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अ डिवाइस विद इंटरनेट एक्सेस। अब देखिए सेल फ़ोन क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी जगह हम सीपी यानी अपना कंप्यूटर, अपना लैपटॉप, अपना टैब कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन ए इतना उपयुक्त नहीं है जितना कि ऑप्शन बी। ऑप्शन सी है एन ईमेल अकाउंट। अगर आपके पास ईमेल अकाउंट ही नहीं होगा तो फिर आप ईमेल कैसे यूज़ करोगे। ऑप्शन डी है अ फ़ोन नंबर एंड क्रेडिट कार्ड। तो देखिए क्रेडिट कार्ड की कोई आवश्यकता आपको नहीं होगी और ना ही फ़ोन नंबर की। आपके पास ईमेल अकाउंट हो, कोई एक डिवाइस हो जिसमें इंटरनेट चलता हो, बस दो चीज़ से आप अपने ईमेल को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 18। बताना है स्पैम का मतलब क्या है। स्पैम क्या है, कोई ईमेल ऐड है यानी विज्ञापन, ईमेल फ्रॉम साउथ पैसिफिक एरिया म्यूजियम, दक्षिण प्रशांत अमेरिका संग्रहालय से ईमेल है स्पैम, अनवांटेड ईमेल है, या ईमेल दैट विल गिव यू ए वायरस, जो आपको वायरस प्रोवाइड करता है वो है एक स्पैम ईमेल। तो क्वेश्चन नंबर 18 अवांछित ईमेल, यानी अवांछित होता है अनचाहा, अनवांटेड, जो हमें नहीं चाहिए वो फिर भी आ रहा है तो वो हो गया अवांछित। नेक्स्ट हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 19।
बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन एक वैलिड ईमेल है। तीसरी या फोर्थ, थर्ड या फोर्थ बार ये मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ईमेल वाला कि कौन सा टाइप इसका वैलिड है। तो यहाँ पर आपको डॉट नहीं दिया गया है तो पहला ऑप्शन गलत। यहाँ पर दिया गया है आपको tiaboni@gmail.com और तीसरा यहाँ पर देखिए $.com दिया गया है, ये भी गलत है आपका। अब आपका बी और डी दो बची। अब बताइए बी में क्या गलती है। तो आपको नज़र आ रहा होगा इसमें @ नहीं है। @ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। @ एक जीमेल एड्रेस को दो पार्ट में डिवाइड करता है। @ के पहले वाला यूज़र नेम और बाद वाला डोमेन नेम। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है आपके एग्ज़ाम में, तो ध्यान रखना है कि कौन सा आपका यूज़र नेम है और क्या वैलिड नेम है, सॉरी डोमेन नेम है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और आपको ये इसका जो प्रारूप है वो भी ध्यान रखना है कि किस तरह से हमारा जीमेल एड्रेस होता है। अगला क्वेश्चन है 20। बताना है कि क्या चीज़ है, मसौदा है, ड्राफ्ट, मैसेंजर है या सेंट या अटैचमेंट है। तो किस चीज़ का उपयोगकर्ता को ईमेल के साथ फाइल भेजने की अनुमति देता है। तो इनमें से कौन सा करता है जो अलाउ करता है हमको फाइल भेजने के लिए। तो बताना है आपको फटाफट से। तो ये हो जाएगा अटैचमेंट। अगर आपको कोई फाइल भेजनी है तो ईमेल ओपन करके आपको अटैचमेंट पे जा कर के कोई फाइल अटैच करनी होगी, तब जाके आप कोई अपना ईमेल सेंड कर सकते हो। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21। बताना है ईमेल में अटैचमेंट जोड़ने के लिए निम्न में से किस आइकन का उपयोग किया जाता है। अटैचमेंट जोड़ने के लिए अभी पिछले क्वेश्चन से ही है संबंधित ये क्वेश्चन भी, जो अटैचमेंट था तो उसके लिए क्या आइकन होता है। स्टेशनरी आइकन, पेपर क्लिप आइकन, GIF आइकन या इमोजी आइकन। तो कौन सा आइकन होता है। तो ऑप्शन ए वाले सारे बच्चे यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। सॉरी स्टेशनरी आइकन नहीं, पेपर क्लिप आइकन, ऑप्शन नंबर बी वाला। तो 21 का राइट आंसर होगा पेपर क्लिप आइकन। किसके लिए, अटैचमेंट का जो आइकन होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 22। बताना है क्वेश्चन नंबर 22 में कार्बन कॉपी, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है CC और ये ईमेल से संबंधित होती है, और एक होती है BCC ब्लैंक कार्बन कॉपी। इनकी फुल फॉर्म भी आप लोगों से पूछ ली जाती है, तो इसलिए फुल फॉर्म भी याद रखनी है। तो CC का उपयोग क्या है, तो क्या उपयोग है इसका। तो ये प्राप्तकर्ता CC में कार्बन कॉपी में संदेश के अन्य सभी प्राप्तकर्ताओं के लिए अदृश्य है या संदेश के अन्य सभी प्राप्तकर्ताओं के लिए दृश्यमान है। दृश्यमान यानी कि विजिबल। प्राप्तकर्ता CC में संदेश के केवल एक प्राप्तकर्ता के लिए अदृश्य है यानी कि अनविजिबल है, या इनमें से कोई नहीं। आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो। तो 22 का राइट आंसर हमारा होने वाला है रेसिपिएंट्स आर विजिबल टू ऑल ऑफ द अदर रेसिपिएंट्स ऑफ द मैसेज इन CC, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए मैं थोड़ा सा समझा दूं आपको कि आपको CC कार्बन कॉपी ये मतलब क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा होगा, तो इसको हमको अगर एग्ज़ाम में आ गया तो कैसे याद रख के कैसे सही करना है। तो देखिए कार्बन कॉपी क्या होती है, जब आप कुछ लिखते हो तो अपने पेपर के नीचे एक कार्बन कॉपी लगा लेते हो जिससे कि वो दूसरे पेपर पर भी छप जाए। तो देखिए दूसरे पेपर पर भी छप जाए, तो जो आपने कार्बन कॉपी बनाई है तो जो जिस पर आपने लिखा पेज पर, पहले पेज पर, वो आपने फाड़ करके जेब में रख लिया। और जो दूसरा है, अगर आप कार्बन कॉपी नहीं लगाते तो वो किसी को पता थोड़ी ना चलता कि आपने क्या लिखा, और आपने वो पेपर फाड़ के और अपनी जेब में रख लिया और कॉपी दे दी किसी दूसरे को जो नोटबुक पे आपने लिखा था। लेकिन कार्बन कॉपी के चलते जो भी चीज़ आपने लिखी, जो भी उसका यूज़ किया, वो विजिबल हो गया उसके नीचे वाले पेज पर। तो देखिए यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि संदेश के अन्य सभी प्राप्तकर्ताओं को, जितने लोगों को भी इंतज़ार था कि इसने क्या लिखा, तो वो निचला पेपर जो कार्बन कॉपी के नीचे था उस पर सभी लोग देख लेंगे कि हाँ इसने क्या यूज़ किया। तो इसीलिए यहाँ पर आप थोड़ा सा भी अगर समझ पाए होंगे तो आप कभी नहीं भूल पाओगे कि विजिबल टू ऑल कार्बन कॉपी का मतलब ही ये होता है कि जो भी हमने काम किया वो सभी को
दिख जाए, सभी को विजिबल हो, जो अदर आदमी हैं, जो अदर और प्राप्त करता है उनको भी दृश्यमान हो। तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से समझाया है और आपको समझ भी आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। ईमेल पते में क्या शामिल है? डोमेन नाम के बाद उपयोगकर्ता का नाम होता है। डोमेन नाम के बाद उपयोगकर्ता का नाम, यानी ऑप्शन गलत हो गया है, तो एक सेकंड ज़रा रुकिए, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, क्या हुआ इसको, एक सेकंड, हाँ, डोमेन नेम के बाद उपयोगकर्ता का नाम तो पहला ही ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा उपयोगकर्ता के नाम के बाद, यानी कि पहले यूज़र नेम और उसके बाद हमारा डोमेन नेम। इंग्लिश में शायद सही दिया हो, यूज़र नेम फॉलोड बाय डोमेन नेम, बिल्कुल सही। तो देखिए, मैंने आपसे पीछे बोला था, अभी जब समझा रहा था मैं आपको कि ईमेल के बारे में, जो ईमेल आईडी होती है, @ होता है, तो क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो ईमेल पते में क्या शामिल होता है। तो देखिए, ध्यान रखना है कि ऑप्शन पहला वाला टिक नहीं करना है। इसमें दिया गया है कि पहले डोमेन उसके बाद यूज़र नेम, तो ये गलत है। हमारा सही क्रम क्या होगा? बी वाला, पहले यूज़र नेम और उसके बाद डोमेन नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 क्वेश्चन बताना है हमारा प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या है? तो प्रोटोकॉल डेटा स्थानांतरित करने के लिए नियमों के विभिन्न सेट हैं। डिफरेंट सेट्स ऑफ रूल्स फॉर ट्रांसफरिंग डेटा। पथ के साथ चलने के लिए निर्देशों का सेट। सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर वॉकिंग अलोंग ए पाथ। बस प्राप्त करने के लिए नियमों के विभिन्न सेट। डिफरेंट सेट्स ऑफ रूल्स फॉर गेटिंग द बस। सूचना के लिए सूचना के सेट। सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर इंफॉर्मेशन। तो 24 का राइट आंसर यहाँ हमारा होने वाला है ऑप्शन ए, डिफरेंट सेट्स ऑफ रूल्स फॉर ट्रांसफरिंग डेटा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 25। बताना है इंटरनेट क्या है। तो व्हाट इज़ द इंटरनेट? अ ग्लोबल कनेक्शन ऑफ डिफरेंट वेबसाइट्स। विभिन्न वेबसाइटों का वैश्विक संग्रह। अ फोल्डर ऑन योर कंप्यूटर दैट स्टोर्स इम्पोर्टेंट फाइल। आपके कंप्यूटर पर एक फोल्डर है जो महत्वपूर्ण फाइलों को संग्रहित करता है। संग्रहित का मतलब होता है स्टोर करना। अ टाइप ऑफ वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र का एक प्रकार। अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज। कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या उपकरण का एक वैश्विक नेटवर्क है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इंटरनेट कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का एक वैश्विक नेटवर्क है। अगले क्वेश्चन की बात हम करें तो क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक वेब ब्राउज़र नहीं है? तो कौन सा हमारा एक वेब ब्राउज़र नहीं होगा? ये ऑप्शन ही गलत हैं तो मैंने इरेज ही कर दिए। तो बताइए, ऑप्शन ए है विंडोज़, एज, क्रोम या फायरफॉक्स। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ना कि वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र क्या होता है? वेब ब्राउज़र हमारा होता है सर्च इंजन, जहाँ पर हम कोई चीज़ सर्च करते हैं, जैसे कि आप क्रोम से समझ सकते हो कि क्रोम, मोजिल्ला फायरफॉक्स। तो इस तरह से हमारे ये वेब ब्राउज़र होते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 27। बताना है कि आईपी एड्रेस का उद्देश्य क्या है? कंप्यूटर के लिए एक विशिष्ट पहचानकर्ता, एक अद्वितीय स्थान पहचानकर्ता, एक नेटवर्क स्थान पहचानकर्ता, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं है। इंग्लिश की बात की जाए तो व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ एन आईपी एड्रेस? अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ए कंप्यूटर, अ यूनिक लोकेशन आइडेंटिफायर, अ नेटवर्क लोकेशन आइडेंटिफायर, या नन ऑफ दी एबव। तो ये हो जाएगा अ नेटवर्क लोकेशन आइडेंटिफायर, नेटवर्क स्थान का पहचानकर्ता, जिससे आईपी एड्रेस से ट्रैक भी किया जाता है। आपने मूवीज़ में सुना भी होगा कि आईपी एड्रेस ट्रैक हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। एक अष्टक में कितने बिट्स होते हैं? अष्टक यानी कि देयर आर बिट्स इन एन ऑक्टेट। तो कितने बिट्स होंगे? एक बाइट में कितने बिट होते हैं ये भी आपको बताया गया था। तो यहाँ पर अब आपको अष्टक में बताने हैं
कि अष्टक में कितने बिट्स होते हैं। पहले बताया था कि एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका 8, और एक बाइट में भी 8 बिट्स ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। फटाफट बताइए कि वेबसाइट के पते को क्या कहते हैं, लोकेशन, यूआरएल, एड्रेस या जीपीएस। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा यूआरएल। वेबसाइट का पता क्या होता है, यूआरएल। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट कर लीजिए, और आपका लिए बहुत आसान भी है क्योंकि आपको पता भी होगा। लास्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 30। तो यहाँ पर आपको फटाफट बताना है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे दुनिया का पहला लोकप्रिय ब्राउज़र माना जाता है। तो सबसे पहला लोकप्रिय ब्राउज़र दुनिया का कौन सा है। अगर आप फर्स्ट मतलब जब से हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, अगर पहले पार्ट से आप अभी तक सारी क्लासेस अटेंड कर रहे हो, तो इस क्वेश्चन का आंसर देने में आपको कोई भी देखिए दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि दुनिया का सबसे पहला लोकप्रिय ब्राउज़र कौन सा है। मोजिल्ला फायरफॉक्स है, मोज़ेक, नेक्सस या नेटस्केप नेविगेटर। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला है, सॉरी नेक्सस नहीं, मोज़ेक। गलत ऑप्शन पर टिक हो गया, बता रहा हूँ मोज़ेक, और टिक किसी और ऑप्शन पर कर दिया। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के ये थे हमारे 30 क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जा कर के आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की वीडियो आपके लिए यहीं तक थी, तो आज की वीडियो करते हैं समाप्त। आपका काम है फटाफट से लाइक शेयर और सब्सक्राइब।